गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 6 पोएम है बेटा उषा, जिनके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अयज्ञ की तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून जिले के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के स्कूल में ही हुई थी। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की थी। इन्होंने बीए तथा एमए पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी प्रारंभ में इन्हें चित्रकला में अधिक रुचि थी। इनका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया था। 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत के पत्र में इन्होंने कार्य भी किया था। इसके बाद में इन्होंने अनेक पुरस्कारों से इसे सम्मानित भी किया गया है और सन 1993 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो जाता है। जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून नामक गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से एमए और बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दिल्ली के विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग को से भी ये रही हैं। पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है और 1993 अनेक पुरस्कारों से इसे सम्मानित भी किया गया है और 1993 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं शमशेर बहादुर सिंह की। फर्स्ट जैसे काव्य संग्रह इनका चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने आदि। संपादन है इनका उर्दू हिंदी कोश आदि। निबंध या संग्रह इनके 2 आप, कहानी संग्रह इनके प्लाट का मोर्चा। इसके बाद में शमशेर बहादुर सिंह के साहित्य की विशेषताएं हैं। फर्स्ट जैसे गरीबी का सजीव चित्रण कि शमशेर बहादुर सिंह ने अपने काव्य में समाज में फैली गरीबी का भी सजीव चित्रण किया है। गरीबी के कारण समाज की दयनीय दशा के प्रति इन्होंने गहन चिंता भी व्यक्त की है, जिसके कारण जनता बुद्धिहीन हो गई है। घर घर में मजदूरी करने वाले मजदूर का भी ये पूरा ध्यान करते थे। घर मजदूरी करने पर भी ये मजबूर थे और कवि समाज से बढ़ रही इस त्रासदी पर गहन चिंता भी इन्होंने व्यक्त की है। गरीबी का सजीव चित्रण। शमशेर बहादुर जी ने समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनकी दयनीय दशा को व्यक्त भी किया है, उनके प्रति चिंता व्यक्त भी की है कि जो लोग यानी कि मजदूरी करते हैं घर घर जा कर के, लेकिन उनको मजदूरी का भी उन्हें फल नहीं मिलता है और वो समाज में उन लोगों को घर घर मजदूरी करने वाले जो लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, कवि ने समाज में बढ़ रही इस त्रासदी पर भी, इस बुराई पर भी अपनी चिंता व्यक्त कराते हुए कहा है। सेकंड है हमारा जैसे देशभक्ति की भावना। शमशेर बहादुर सिंह एक सजग साहित्यकार भी माने जाते हैं। उनके हृदय में अपने देश के प्रति बहुत गहरा अध्ययन भी है, प्रेम भी है। जनता की स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने वाले आह्वान भी हैं और उन्होंने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता से बचाने के लिए एकजुट होकर संदेश भी दिया है। हर प्रकार की उसने अपनी कविताएं भी लिखी हैं इसके प्रति। अगला है सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी यथार्थवादी भावना के प्रति अपने जीवन में ओतप्रोत भी माने गए हैं। यही कारण है कि उनकी कविताओं में समकालीन समाज में जनजीवन का यथार्थ चित्रण भी उन्होंने मिला है कि समाज में फैली हुई जो बुराइयां होती हैं, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लाचारी, शोषण जो हो रहे हैं, उनके प्रति भी उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। अगला है जैसे प्रगतिवाद चेतना। शमशेर बहादुर सिंह ने मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति प्रगतिवादी चेतना का भी वर्णन किया है। उनमें अनेक कविताओं में द्वंद्ववाद व भौतिकवाद का गहन अध्ययन भी किया गया है
और उन्होंने अपने साहित्य में शोषक वर्ग की खुलकर निंदा भी की है और समाज के प्रति सहानुभूतिता भी प्रकट की है। प्रकृति चित्रण। शमशेर जी का मन प्रकृति वर्णन में खूब रमा हुआ है। उनका जन्म ही प्रकृति के आंचल में समाया हुआ है और उनका अपनी प्रकृति के प्रति बहुत गहन लगाव भी है। उन्होंने प्रकृति सौंदर्य से नज़दीक से देखा है और उसका अनुठन चित्रण भी व्यक्त किया है। भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह की भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है। उर्दू भाषा का प्रयोग भी है। तत्सम तद्भव शब्द भी हैं। प्रयोगवादी भावना है इसमें और इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक, वर्णात्मक आदि शैलियाँ भी हैं। इसके बाद में इनके अलंकार हैं। अलंकार हम अलग भी लिख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह अलंकार छंद कि शमशेर जी की काव्य में शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी। अलंकार। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य अर्थ का प्रयोग करते हुए उन्हें हर प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी किया गया इनके जीवन में। उन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार भी बताए गए और इनके काव्य के लिए मुक्त छंद का प्रयोग भी किया गया है। इनकी बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक भी मानी जाती है। तो सबसे पहले हमने जीवन परिचय के अंदर उनका जीवन, काव्य संग्रह, उनका जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाएं क्या होती हैं, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं। कल यानी कि हमने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ जो थे इनकी व्याख्या कर चुके थे कि किस प्रकार से, यानी कि इसमें बताया गया था कि भोर के नभ के समय में, प्रातःकाल का के समय में आकाश कैसा नीला दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ जो चौका होता है वह वातावरण की नमी के कारण कैसा लग रहा है। और काले सील जो होती है, पत्थर होता है, उस पर जब सिलबट्टे पर यदि हम कोई मसाला वगैरह पीसते हैं और जब उसे धोते हैं तो वह किस प्रकार से उसमें से लाल केसर के समान रंग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड पैराग्राफ हमारा किस प्रकार से, यानी कि नीले जल की जो तुलना होती है एक सुंदर स्त्री के समान बताई गई थी। जो नीले जल और आकाश की तुलना आपस में की गई थी कि नीले जल में तो एक सुंदर स्त्री का झिलमिलाता हुआ जो सुंदर शरीर है वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। और किस प्रातःकाल के समय में जब सूर्योदय होता है तो हमारे आकाश के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है, उसके बारे में बताया गया था। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है जैसे हमारा, सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। कि सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। उषा का जो उदय होता है बहुत ही आकर्षक होता है कि नीले जल में फैलती पर कि प्रातःकाल के समय में जब आकाश के अंदर हम वह गहरा नीला व लालिमा से दिखाई देती है प्रातःकाल की किरणें के समय। लेकिन जब भी सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य के उदय होते ही हमारे आकाश के अंदर परिवर्तन आ जाता है। एक जादू सा वह बिखेर देता है और अपनी किरणों को ऐसा हाथ उठ जाता, उसका सम्मोहन और उसका जो प्रभाव था वह भी नष्ट कर देता है। सूर्य अपनी किरणों के कारण आकाश की सारी नीलिमा को नष्ट कर देता है। सेकंड प्रश्न है जैसे हमारा, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। कि भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रातःकाल के समय आकाश का जो रंग नीला होता है उसमें सफ़ेदी सी बिखरी होती है और वह राख से लिपे हुए चौके की नीलिमा तथा श्यामलता के समान दिखाई दे रहा है। वह कहता है कि जिस प्रकार से कोई गृहिणी चूल्हे को जब लीपा पोती करके उसे अपना खाना वगैरह बनाने का जो स्थान होता है वह होता है, वो उससे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये वातावरण की नमी के कारण यह राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा हुआ है। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश में पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। सबसे फर्स्ट जैसे पवित्रता क्या थी कि जिस स्थान पर मंगल कार्य होना हो उस राख से लीप कर उसे हम क्या करते हैं, पवित्र बनाते हैं। जैसे सुबह हम गाय वगैरह की रोटी निकालते हैं, चूल्हे को लीपते हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं उसको सबसे पहले वो क्या करते हैं, पवित्र करती हैं। और इस लीपे हुए चौके के समान ही हमारा प्रातःकालीन आकाश से की तुलना की गई है। सेकंड है हमारा निर्मलता, कि कालापन मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। निर्मल बनाने के लिए उसे जल वगैरह आदि से क्या करते होते हैं,
धो दिया जाता है पहले, कि जिस प्रकार से काले पत्थर पर हमें मसाला वगैरह पीसने पर उसे जब हम धोते हैं तो उसे रगड़ने के पश्चात उसमें से जो पानी निकलता है वह केसर के समान प्रतीत हो रहा है। तो वह क्या कहते हैं, वह हमारी क्या होती है, निर्मलता का सूचक माना जाता है। थर्ड है हमारा उज्ज्वलता, कि किस प्रकार से नीले जल में किसी एक सुंदर स्त्री का झिलमिलाता पर जो शरीर होता है वह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से प्रातःकालीन आकाश में भी यह उज्ज्वलता हमें प्रतीत हो रही है। अगला है, जैसे कि हमने बताया था कि आता है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर कान, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य में तो हम इनकी क्या करनी है, व्याख्या लिखनी है। काव्य सौंदर्य में लिखना है कि इस फर्स्ट पॉइंट लिखना है हमने कि इसमें प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है। प्रातःकाल के समय में आकाश कैसा गहरा नीला दिखाई देता है उस समय का वर्णन किया गया है। इनकी भाषा सहज व सरल भी मानी जाती है। थर्ड, उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, सहज व सरल भी है। बिंब योजना है और प्रसाद व शांत गुणी है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ये हमारा काव्य सौंदर्य लिखना है। यदि अगला आता है इन पंक्तियों का भी काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो वही काव्य सौंदर्य में लिखना है कि इन पंक्तियों में सूर्योदय की पूर्व आकाश की दशा कैसी होती है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसका नीले जल और आकाश की किस प्रकार से तुलना कर रखी है उसका वर्णन किया गया है। इसमें भी भाषा सहज व सरल मानी जाती है। उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, मधुर शब्दावली है, तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अगला है कि कवि ने सूर्योदय से पीले आकाश को राख से लिपे हुए चौके के समान क्यों कहा है। सूर्योदय से पहले आकाश में कुछ क्या होता है, पीलापन सा होता है और उसमें वह मटमेला सा प्रतीत हो रहा है कि वह राख से लिपे हुए चौके की तरह गीला होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह राख से लिपा हुआ वातावरण की नमी के कारण हमें ऐसा दिखाई दे रहा आकाश, और इससे ऐसा लगता है मानो यह राख से लिपा हुआ जो चुका वह भी गीला पड़ा हुआ है। सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है, कि कवि ने आकाश के रंग के बारे में कहा है कि यह आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी काली सील को लाल केसर से धो दिया गया हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहते हैं आकाश ऐसा लगता है कि किसी ने मानो इस स्लेट पर लाल खड़िया चौकी मल दी हो, इसलिए उसमें श्वेता और कालीमा दिखाई दे रही है। प्रातःकालीन आसमान को देखता हुआ कवि मन से कहाँ पहुँचा हुआ प्रतीत हो रहा है, कि प्रातःकालीन आकाश के समय में रंग को देखता हुआ वह धरती के हलचल से भरे हुए जीवन से जुड़ा हुआ है। गांव की सुबह उसकी आंखों के सामने है और सूर्य के उदित होने से पहले की सुबह का अंधेरा और काली सील, और कुछ समय के बाद वह राख से लिपा हुआ चौका रंग बिरंगे चौक के समान प्रतीत हो रहा है। कवि की बिंब योजना की विशेषता क्या है। कवि की बिंब योजना गतिशील है, उसमें प्रकृति की गति को शब्दों के अनुसार बताया गया है और उनकी प्रभावपूर्ण रंग योजना का भी वर्णन उसमें किया गया है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की कल्पना अद्भुत टिप्पणी कीजिए, कि स्लेट काले रंग तथा नमी से युक्त कड़िया चौक से वह भोर की दिशा के समान दिखाई देती है, जिसमें सूर्य भी प्रकट हो रहा है। और कवि ने अपनी प्रकटता वह कहते हैं कि हमें ये आकाश भी ऐसा प्रतीत हो रहा है माने काली पत्थर पर किसी लाल खड़िया चौक से लिख दिया गया हो, और ये आकाश में जब सुबह के समय जो लालिमा दिखाई देती है वह लालिमा भी हमें ऐसी ही प्रतीत हो रही है। बताई गई थी। उषा का जादू किसके उदय होने का अथवा किसे टूटता बताया गया था, सूर्य के। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता था, पवित्रता को। बहुत नीला राख जैसे में कौन सा अलंकार बताया गया, उपमा, क्योंकि तुलना कर रखी है आकाश और नीले उसकी संग की। लाल खड़िया चौक मलती हो किसी ने स्लेट में, स्लेट क्या है, धरती। नील जल में किसी का घोर झिलमिल ही जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है, उज्ज्वलता। प्रातः आकाश का रंग कैसा था, नीला। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया गया है, शब्द चित्र।
उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय उदय हो रहा है। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है? चौका। उषा कविता में एक चौका किसे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? राख। राख से लिपे हुए चौके की बात कही गई है। उषा कविता में कवि किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है? लाल। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? चौके को। उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है? लाल केसर। तो आज हमारी ये 6 जो पोएम होती हैं उषा शमशेर बहादुर सिंह की, ये व्याख्या, जीवन परिचय और ये हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।